नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और साल 2021 को अलविदा कहने का वक्त नजदीक है। ये साल लोकल स्टार्टअप्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और कोरोना ने जहां एक और हमसे बहुत कुछ छीना, वहीं इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी रहा कि इस दौर में नौकरी खो चुके लोगों का रुझान स्टार्टअप्स की ओर तेजी से बढ़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2021 में लोकल स्टार्टअप्स ने करीब 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 200% ज्यादा हैं। इस साल 41 भारतीय स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए। मेरे साथ 3 खास मेहमान यहां पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। टीवी मोहनदास पाई हमारे साथ है, चेयरमैन है आरएन कैपिटल पार्टनर्स के। साहिल धारिया सीईओ फाउंडर हैं सूद हेल्थ केयर के, और साथ ही साथ हेमंत त्रिपाठी जो कि प्रेसिडेंट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इन्वेस्टर रिलेशंस के ईज माई ट्रिप पर, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले मिस्टर पाई, आपके पास आना चाहूंगी। सर, 2021 में जिस तरह से फंडिंग हुई है, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जाहिर तौर पर अपने हाई पर है इस समय पर, और ग्लोबली हम नंबर 3 पर हैं, और वो भी तमाम मुश्किलों के बाद सर। लेकिन 2020 के मुकाबले ये जो 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है फंडिंग में, अगर कोरोना नहीं होता, अगर इस तरह के हालात नहीं होते सर, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 2021 शायद और भी बेहतर होता? देखिए, अगर कोरोना नहीं होता तो इस साल इतना पैसा नहीं आता था, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि करीब 25 ट्रिलियन डॉलर्स का स्टिमुलस दुनिया में हो गया है कोविड के बाद। उसके पहले करीब 8 ट्रिलियन था। यूएस में, यूरोप में, जापान में बहुत नोट छापे गए और वो लिक्विडिटी बहुत यूनिकॉर्न्स आ गए, बहुत आईपीओस हो गए। और उसके बाद में 21 में भारत में लोगों को पता चला कि स्टार्टअप में कौन विनर्स है, और जो विनर्स थे जिनका धंधा आगे बढ़ा, उनके पीछे आए ये सब पैसा लेकर। इसलिए करीब 42-45 यूनिकॉर्न्स होंगे, इतना पैसा आया है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोविड नहीं होता तो इतना नहीं आ सकता था इतना जल्दी। सर, मैं आपसे 2022 के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन ये पूछूं, उससे पहले साहिल आपके पास आना चाहूंगी। आप एक दशक से भी ज्यादा करीब करीब होने को हैं जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी आप मेंटर करते हैं। अगर 2021 कैसा बीता, कैसा लगता है आपको जो बीता हुआ साल है ये स्टार्टअप्स के लिए जिनको आपने मेंटर किया है, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू अनुया। सो यस, 2021 में कोविड के कारण काफी कुछ पैसे आ गए मार्केट में। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जैसे मोहनदास पाई ने बताया, इतने सारे यूनिकॉर्न हो गए। पर कोविड ने हम बिजनेस को ये सिखाया कि ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के कारण काफी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं मार्केट में, और वो जो कंपनियां सही टाइम पे सही जगह पर थी उनको काफी पैसे मिल गए हैं, और ये कंटिन्यू होगा। बट आई ऑल्सो सी के बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज भी कंपनीज हैं, जैसे कि हमारी है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम एफएमसीजी जो सेक्टर में हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड के टाइम पे ये जाहिर बात हो गई कि खाना पीना ये तो चलता ही रहेगा। एफएमसीजी इज स्टेपल, जो उसके एसेंशियल जो कहते हैं एसेंशियल प्रोडक्ट है, वो भी बिजनेसेस बहुत अच्छे कर रहे हैं। हेमंत, आप एक ऐसे बिजनेस में है, एक ट्रैवल का बिजनेस, जो 2020 में जब कोविड अपनी पीक पर था तो कैसे हमने इस पूरे ही सेक्टर को गिरते हुए देखा था। 2021 आते आते हमने जब सेकेंड वेव से हम जूझ रहे थे, उस समय कंपनियां जो हैं वो सरवाइव करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन आपकी इकलौती ऐसी कंपनी थी, वन ऑफ द कंपनीज जिन्होंने मार्च में आईपीओ लेकर आए। क्या माइंडसेट था उस समय पर, क्योंकि उस समय बिजनेस सरवाइव करना भी कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। जी बिल्कुल। आई थिंक शुरू से ना हमारा टेक्नोलॉजी पे रिलायंस और डिपेंडेंसी काफी रही है। मात्र 13 साल हुए हैं और इन 13 सालों में हम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी बन गए हैं। वो इसी के जरिए बने बिकॉज हमें पता है कि जिस तरह से ट्रैवल डिमांड मार्केट में चल रही है, इसका कोई रुकाव नहीं है, ये बढ़ती रहेगी। और यही कारण था कि हमने मार्च में अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया, और सिर्फ लॉन्च तक नहीं रुके, हमने अपनी इंटरनेशनल सब्सिडीज भी खोल दी। अब हम 6 जगह अवेलेबल हैं, 6 कंट्रीज में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हमने एक्विजिशंस भी करी हैं जो आज तक कभी हुआ नहीं है, हमने इस बार भी करी, बिकॉज हमें पता है कि मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह से कोविड ने इस सेक्टर को क्षति पहुंचाई है वो सही बात है, बहुत ज्यादा हानि हुई है, मगर जिस तरह से ट्रैवल सेंटिमेंट
हमारे ट्रैवलर्स में बना हुआ है वो बहुत पॉजिटिव है। लोग घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसी मद्देनजर हमें लगता है कि जिस तरह के डिसीजंस हमने लिए थे वो कंपनी के लिए भी और सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मिस्टर पाई, आपने जो कहा कि कोविड भले ही मुसीबत लेकर आया, लेकिन इस पूरे के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की एक तरह से चांदी हो गई। सर 2021 गया, 2022 आने को है। आप कहते हैं कि 1 लाख स्टार्टअप्स विल कम अप, 200 यूनिकॉर्न्स कम से कम 2025 तक हो जाएंगे। आपसे 2022 का अगर आंकड़ा जाना चाहूं कि अभी 41, 42, 43 यूनिकॉर्न्स हैं, 2022 तक आप इस नंबर को कितना बढ़ता हुआ देखते हैं सर? और क्या इसी तरह की फंडिंग, इसी तरह का इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में भी? देखिए 2022 में मेरा विचार है कि करीब 35 to 50 यूनिकॉर्न्स होंगे। अभी करीब 10 कंपनियां स्टार्टअप पैसा ले रहे हैं, वो यूनिकॉर्न्स डिक्लेयर करेंगे पहले 3 महीने के अंदर। और मेरा समझना है कि ये साल भी करीब 30 से 30 to 40 बिलियन डॉलर्स पैसा आएगा। और लेकिन ये साल भारत में जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा कुछ ज्यादा होगा। पिछले साल 2021 में करीब 10% पैसा जो आया था, 10% ही भारतीय पैसा था। क्योंकि अभी भारत के जो कैपिटलिस्टिक लोग है, इन्वेस्टर्स है मुंबई में, वो सोच रहे हैं कि इतना पैसा कौन बना रहा है, सब विदेशी से बना रहे हैं। ये तो बॉम्बे वाले अभी तो रियल एस्टेट लेते या तो स्टॉक्स में डालते, कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ स्टार्टअप्स में 5x 10x पैसा बना रहे हैं, सब फॉरेनर्स बना रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे वाले सोचते थे ओ वैल्यूएशन बहुत बड़ा है, कैसा हो सकता है, देखिए नैका का वैल्यू कैसा हो सकता है, सपने सोच रहे थे। जब वो सोच रहे थे उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया। सर लेकिन लिस्टेड कंपनियों की वैल्यूएशंस को लेकर जो चिंता बनी हुई है, जिस तरह के कंसर्न्स हैं, क्या उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि 2022 में भी उसी तरह की फंडिंग रहेगी जैसी 2021 में रही थी? देखिए मेरा विचार ये कि प्राइवेट मार्केट्स में वैल्यूएशन है, जो पैसा देता है जो पैसा लेता है, इन दोनों के भीतर है। आपका हमारा विचार कोई उसमें असर नहीं होता है। अगर आप पैसा नहीं देते हो, हम आपसे पैसा नहीं लेते हैं ना, तो आपका जो सोच है, हमारा जो सोच है, उसका कोई विचार नहीं है। पब्लिक मार्केट्स में आपको सोचना पड़ेगा कि पब्लिक मार्केट्स में जो आईपीओ करते हैं सब ग्रोथ कंपनी से लॉस करते हैं और ओनली 10% पब्लिक मनी है। करीब 69-70% QIB और एंकर इन्वेस्टर्स है, ये ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता है कैसा वैल्यू करना, क्या वैल्यू करना। और जब कभी ये आईपीओ होता है वो नेगोशिएट करके आईपीओ वैल्यू फिक्स करते हैं। ठीक है सर। साहिल, आप मल्टीपल राउंड ऑफ फंडिंग ले चुके हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। और जब आप बड़े शहरों में ग्रोथ की तरफ देखते हैं, एक नई सीरीज ऑफ फंडिंग की तरफ देखते हैं, तो मुझे बताइए कि आज की तारीख में इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या कुछ देखता है? अनुया, हम एक एग्जाम्पल हैं जो एक हाई ग्रोथ कंपनी, जो डिसरप्टर कंपनी है। हम बनाते हैं परी ब्रांड के सैनिटरी पैड्स एंड बेबी डायपर्स और अडल्ट डायपर्स, और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यूपी में, और हमारी नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। और एज यू नो, सैनिटरी नैपकिन इज एन इंडस्ट्री जहाँ पे सिर्फ 20% औरतें इस्तेमाल करती हैं। तो हमारा वो इंडस्ट्री है जो वही हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। हम उस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारा प्रोडक्ट बढ़िया प्रोडक्ट है, इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट है, डिस्ट्रप्टर प्रोडक्ट हैं, बोथ प्राइस एज वेल एज क्वालिटी वाइज। तो यस, हम एक हाई ग्रोथ कंपनी है, जैसे मिस्टर पाई बता रहे थे। और यस, फंडिंग इज फैक्ट ऑफ लाइफ। वो लेना टू मेंटेन हाई ग्रोथ कंपनीज को पैसा लेना पड़ता है पब्लिक मार्केट से, प्राइवेट मार्केट से, टू कंटिन्यू दैट हाई ग्रोथ रेट। एंड आवर प्लान्स, हमारे प्लान्स भी हैं ऐसे करने के। लेकिन साहिल, अगर चैलेंजेस की बात करूं तो जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हर जगह पर होती है। तो क्या कोई इन्वेस्टर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तो क्या सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर उसके लिए बन जाता है? स्केलेबिलिटी पहली बार होती है कि ये धंधा कितना बड़ा बन सकता है। तो इन्वेस्टर पहले ये देखता है कि इसका मार्केट कितना बड़ा है, कहाँ तक कंपनी ग्रो कर सकती है। क्योंकि इन्वेस्टर वैल्यूएशन पे ही बनाते हैं पैसे के, हमने 10 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेचा,
तो वो वैल्यूएशन या और वो स्केल से ही आता है कि अनलेस ये धंधा बहुत बड़ा हो सकता है, वो किसी को वो महत्वपूर्ण नहीं रहता। दूसरा चीज देखते हैं इन्वेस्टर की टीम कैसी है, क्योंकि इंडिया में आइडिया अनेक है, एग्जीक्यूशन इज किंग। आप एग्जीक्यूशन करके दिखाइए, डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए, लास्ट माइल जो सर्विस है करके दिखाइए, देन यू आर द किंग। बिल्कुल, यही चैलेंजेस हैं साहिल, जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स आपकी तरह फेस करते हैं। हेमंत, आपके पास आना चाहूँ और समझना चाहूँ कि 2021 जिस तरह से रहा, अभी पिछले 6 महीनों में आपके सेक्टर में ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगर 2022 का नजरिया कंपनी का समझना चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि बुरे दिन टल गए हैं? 2022 का जब सूरज निकलेगा तो पूरे साल जो है वो उजाला रहेगा और किसी तरह का कोई अंधेरा नहीं होगा? तो हमें तो यही उम्मीद है। जिस तरह से हमने अपनी ग्रोथ देखी है, जिस तरह से मार्केट में वी शेप रिकवरी हमने देखी है, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हमने अपने पार्टनर्स और अपने ट्रैवलर्स में देखे हैं, उसके मद्देनजर तो हमें पूरा यकीन है कि 2022 और भी अच्छा होगा। इसका सिंपल सा उदाहरण हमारे साथ ये भी है कि 2021 में जब दूसरी वेव आई थी तो मार्केट पूरी तरह से बैठ गया है, बहुत ज्यादा क्षति हुई थी वेव 1 के मुकाबले। हमने उसमें भी एज अ कंपनी मुनाफा बना के दिखाया। हमने उसमें भी ये जताने की कोशिश करी, ये दिखाने की कोशिश करी कि भाई देखिए, ट्रैवल जो मार्केट है वो ग्रो करने के लिए तैयार है। कुछ चीजें और भी, जैसे आपका रिवेंज ट्रैवल है, मैं एक और टर्म बोलता हूँ, शायद उसका ऑफिशियल वर्ड कुछ ना हो, बट मैं उसे KHNH मूवमेंट कहता हूँ, विच इज कल हो ना हो मूवमेंट, जहाँ पे लोग कल का वेट नहीं करना चाहते, वो आज ही ट्रैवल करना चाहते हैं अपने लव वन के साथ, अपनी फेवरेट चीजें देखना चाहते हैं। प्लस जिस तरह से हमारी वैक्सीनेशन की डोज हुई है, मेरे ख्याल से 130 करोड़ वैक्सीनेशन हमने एडमिनिस्ट्रेट कर दी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है। इससे मार्केट में बड़ी पॉजिटिविटी आ गई है। और एक और चीज है, जिस तरह से हम पिछले 2 साल में हमने आपको देखा है, एज ह्यूमन बीइंग हम चेंज हो गए। हम मास्क पहनते हैं, मैंने मास्क लगा रखा है अभी, हमने अपने हाथ सैनिटाइज करके रखते हैं, हम हर अननेसेसरी जगह को छूते नहीं है, अनजाने लोगों से हाथ नहीं मिलाते हैं। आजकल ब्रो फेस्ट और अपने हाथ से ही हम हाथ हेल हॉय कर लेते हैं, और ये यूज टू हो गए हैं। बच्चों में भी देखा गया है कि इम्यूनिटी की वजह से केसेस ज्यादा नहीं। और ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसने टेंशन तो दी है, मगर एज अ कंपनी मैं ये कहना चाहूंगा कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखें, जो प्रोटोकॉल्स बोले गए हैं उन्हें फॉलो करें, और 2022 ना सिर्फ ईज माई ट्रिप, ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा साल है। मिस्टर पाई, 2 अहम सवाल आपसे सर, और सबसे पहला ये कि चाइना की अनसर्टेनिटी को देखते हुए क्या 2022 में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इंडिया विल गेट मोर फंडिंग देन 2021? और दूसरी बात ये सर कि यूएस फेड रिजर्व के जो डिसीजंस हैं नेक्स्ट ईयर, आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट कर सकते हैं खासतौर पर भारत के पूरे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को? देखिए, वो चाइना फैक्टर दुनिया में सबसे बड़ी फैक्टर हो गई है कैपिटल लोकेशन के लिए। जो प्रेसिडेंट शी कर रहा है, जैसे कि चाइनीज कंपनियों को ज्यादा रेगुलेशन डाल के उन पर दबाव कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स में कुछ डर हो गया है। तो पैसा जो जाता था चाइना को कम हो गया है, हांगकांग से भी कम हो गया है, इसलिए लोग दूसरे देशों पर देख रहे हैं। अगर दूसरे देशों पर देखेंगे तो यूएस में तो बहुत स्कोप है, भारत में स्कोप है, इससे भारत में पैसा आ रहा है। ये सच है कि फेडरल रिजर्व ने कहा है कि करीब 2022 में 2 या 3 बार इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, और अभी पिछले 2 महीने में कुछ एडजस्टमेंट हो गया है, और जब इंटरेस्ट रेट आगे चलेगा तब जो फंड्स इन्वेस्ट किए हैं इमर्जिंग मार्केट में, थोड़ा कुछ फंड्स भी वापस जाएगा। लेकिन मेरा विचार ये है कि इतना पैसा प्रिंट हो गया है, $25 ट्रिलियन करेंसी प्रिंट हो गया है करीब 5-6 साल में। इतना पैसा प्रिंट हो गया कि जब कभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा फेड में, पैसा तो वापस जाएगा, लेकिन दूसरा पैसा, ये तो
इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आएगा। मैं समझता हूँ कि करीब देखिए भारत को चाहिए 30 या 30 या 40 बिलियन डॉलर्स। दुनिया में करीब 230 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टेबल पैसा है, 230 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टेबल पैसा है। लोग कहते हैं कि अगले साल ग्लोबल जीडीपी होगा 100 ट्रिलियन डॉलर्स। इतना पैसा है, अगर हमारे कंपनीज ऐसे ग्रोथ दिखाएंगे और मार्केट करेंगे तो 45 बिलियन डॉलर्स आना तो मुश्किल नहीं है। सर ग्लोबल 100 ट्रिलियन तो ठीक है, लेकिन हमारा 5 ट्रिलियन का जो सपना है उसके लिए कुछ नंबर देना चाहेंगे, कब तक पूरा होगा? देखिए मैं एक बात कहूंगा, ये साल हमारा जीडीपी आगे जाएगा 330 बिलियन टू 410 बिलियन। माने हमारा जीडीपी आगे चलेगा 25 लाख करोड़ टू 31 लाख करोड़। आप जरा समझिए कितना बड़ा है, ठीक है। हमारा ओपनिंग है 2.6, 2.7 या 2.75 ट्रिलियन डॉलर्स, तो 330 टू 410 बिलियन डॉलर्स हमारा जीडीपी इस साल ही आगे जाएगा, अभी जा रहा है। तो आपको समझने पड़ेगा कि अगले साल 22-23 में उतना ही हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि 2026 में भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियन होने का संभव है। और आपको याद होगा कि कुछ लोग लेफ्टिस्ट वाले हैं बोल रहे थे कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो गया है। ये साल ही हमारा इंक्रीमेंटल जीडीपी बांग्लादेश का सारे जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा है, बड़ी विषय है, बड़ी विषय है। तो मैं समझता हूं कि 5 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। और आपको ये और एक समझना पड़ेगा, सितंबर लास्ट ईयर में रिकॉर्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स था, उसका रिकॉर्ड दिसंबर में ज्यादा हुआ, मार्च में उससे ज्यादा हुआ, जून में उससे ज्यादा हुआ, अभी सितंबर में उससे ज्यादा हुआ है। अगर आप टैक्स कलेक्शन ये साल देखेंगे, हमने एक आर्टिकल लिखी है कि एक साल टोटल ग्रॉस टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 लाख करोड़ ज्यादा होगा, बजट से ज्यादा होगा, 4 लाख करोड़। ऐसी बड़ी 18 to 20% टैक्स इंक्रीज बजट के ऊपर आज तक 30 साल से नहीं हुआ है। उसके पहले मुझे याद नहीं है कि फिगर्स मैंने देखा नहीं, 30 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो भारत में ग्रोथ इंपल्स है और सभी कंपनियों ने आईपीओ में पैसा लिया है, सब लोग के पास लिक्विडिटी है, सब लोगों ने कमोडिटीज कंपनी, सब लोगों ने एक डेट वापस की है और अभी प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है। स्टील प्लांट्स 125 मिलियन टन से 200 मिलियन टन तक कैपिटल एक्सपेंशन प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया है। ऐसे सब सेक्टर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, थोड़ा कुछ जा सकता है 25-30 पॉइंट्स। मैं समझता हूं कि अगले साल विल बी अ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड कंजम्पशन, सो व्हिच इज वेरी गुड फॉर इंडिया। सर आपके मुंह में घी शक्कर, जो आपने बातें कही 2026 तक 5 ट्रिलियन की, वो भी पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। साहिल, यू हैव बीन अ बैंकर योरसेल्फ। जो मैं बात कह रही थी कि यूएस फेड रिजर्व रेट्स अगर यहाँ पर डिक्लाइन होते हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम पूरा का पूरा बदलता है, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब है क्वांटिटेटिव ईजिंग जो बोल रहे हैं वो काफी कुछ मनी है पंप किया था फेडरल रिजर्व ने मार्केट्स में पहले से ही था, बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट कोलैप्स। फिर कोविड आ गया तो वो उनको वो रिट्रैक्ट करना पड़ रहा है, अभी वो वापस देना पड़ रहा है। तो उसके दो इफेक्ट हैं, एक तो लिक्विडिटी सिस्टम से चला जाता है, कैश निकल जाता है सिस्टम से, और आपने देखा होगा काफी 6-8 महीने में FIIs इंडिया से कैश निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट से, दैट्स वन। और सो दैट इज गोइंग टू कॉज, उसके कारण काफी कुछ कैश निकलेगा मार्केट में। दूसरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का दूसरा एक इफेक्ट है, कैरी ट्रेड होता है, जहां पे ट्रेडर यूएस में कम इंटरेस्ट रेट में पैसे लेकर बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की इंटरेस्ट रेट हाई है, तो उसके कारण उस पर प्रॉफिट होता है। तो ये भी थोड़ा कम हो जाएगा, उसके कारण इंडिया में पैसा कम आएगा। बट जैसा कि मिस्टर पाई बोल रहे थे, इस पैसे का हमारा महत्वपूर्ण कम और कम हो रहा है, क्योंकि इंडियन पैसा इंडियन मार्केट्स में आ रहा है। इंडियन पैसा, जैसे बॉम्बे वाले हैं जो पैसा लगा रहे हैं मार्केट्स में, उनको लग रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। इंडिया गोइंग फ्रॉम 2 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, निश्चित बात है, ये होना ही होना है। मैं तो बोलूंगा कि 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन का टारगेट होना चाहिए। और जब ये होगा तब इंडिया में, क्योंकि आफ्टर US, जापान, चाइना की इंपॉर्टेंस अभी दुनिया में कम से धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब लोगों को लग रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट, इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं मिलना चाहिए, गोइंग टू कोविड, गोइंग टू अदर इश्यूज दैट प्रेसिडेंट जी कर रहे हैं।
तो और उसके बाद नेक्स्ट फ्रंटियर इज इंडिया। इसके अलावा और कोई दुनिया में ऑप्शन है नहीं। जो इतना हमारे पास 150 करोड़ की आबादी है, कंजम्पशन मार्केट है, तो आई थिंक इंडिया की अपॉर्चुनिटी हियर एंड नाउ है। 10 ट्रिलियन की मार्केट है, 5 ट्रिलियन की नहीं। और इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है जब हमारे पास पैसे होता है, हमारे जेब में पैसे होते हैं, तो पहली चीज हम खर्चते हैं FMCG पर, जैसे पैकेज गुड्स पर खर्च, शैम्पूज हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, डायपर हैं, यहाँ पहला पैसा यहाँ पे खर्चा जाता है। फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रैवल पे आता है। पर दिस इज माय टेक। और मैं हेमांग के पास जाऊं उससे पहले मुझे बताइए, आप एक ऐसे राज्य में एक तरह से काम करते हैं जहां से आपने शुरुआत की, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम सब लोग बात करते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी कई सारी पॉलिसीज, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज चलाई है, लेकिन उन सब के बावजूद हमने देखा है कि जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, अब आपकी जैसी कंपनी वाला नहीं, लेकिन छोटा एंटरप्रेन्योर जो शुरुआत करता है अपने बिजनेस की, बहुत बढ़ चढ़कर स्टार्टअप सेक्टर को बहुत बूस्ट भी मिला है यूपी में, उसके बावजूद जो छोटी मोटी अड़चनें आती हैं वो शायद हमारे नजरिए से देखने में छोटी मोटी हो, लेकिन उस एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये मेरे लिए सवाल नहीं है। जी आपके लिए। हाँ जी, हम प्लांट चलाते हैं तो मेरा ही होगा। हाँ जी, तो यस, देखो अड़चनें तो आती रहती है, पर ये हमें ऐसे देखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से इम्प्रूव हुआ है। काफी इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए, और सरकार को उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। पर आई कैन से दैट काफी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और ये हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। द अदर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि सरकार कर सकती है इज टू, जैसे कि इन टुडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रायोरिटाइजिंग स्टार्टअप्स। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो देख रहे हैं कि ये सेक्टर पे उनकी नजर है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ही बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री ये हमें पहचानते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम ये GDP को बढ़ा रहे हैं, इन कंपनी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं लोगों को। तो ये तो पहले बहुत ही अच्छी चीज है जो कर रहे हैं। दूसरा, बड़ा वुड सजेस्ट कि और करेंगे कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फंड ऑफ फंड सिडबी है जो इन्वेस्टमेंट करती हैं। आज की डेट में उनका पैसा जाता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स में, वेंचर कैपिटल फंड्स में, जो ज्यादा टेक कंपनीज में चली जाती हैं। पर मेरे हिसाब से उनको एक सेक्टर प्रायोरिटी निकालनी चाहिए, जैसे कि इफ यू आर प्रायोरिटाइजिंग मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया, तो यू इन्वेस्ट इन कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड हैं, ट्रैवल बेस्ड हैं, तो ऐसे एक एलोकेशन होना चाहिए, इज माय 2 सेंट्स। हिमांशु, जाते जाते आपसे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, द रीजन इज के द ग्लोबल मेजर फंड्स, टाइगर is going to invest in tech companies. Indian priority, हमारी जो प्रायोरिटी है कि हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना है, हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। तो गवर्नमेंट का कैपिटल जहां वो चाहते हैं लगे, मैन्युफैक्चरिंग में या जहां पे भी वो आइडेंटिफाई करे, टेक कंपनीज में वो अपने आप वैसे जाने वाला है ग्लोबल कैपिटल। तो दिस इज माय पर्सपेक्टिव। जी बिल्कुल। हिमांग, व्हाट इज कंपनीज एक्सपेंशन प्लान इन 2022? आप लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेशनल फुटप्रिंट जो है वो काफी यहाँ पर बढ़ चुका है। अब ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 2022 से? 2022 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, ना सिर्फ मैं कंपनी की तरफ से बोलूंगा, बट अगर और इंडस्ट्री की तरफ से देखूं, तो जैसे मैंने कहा, ग्राहकों के बीच ना सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है। उनके अंदर हिम्मत आनी शुरू हो गई है कि पैंडेमिक के बाहर जो है बाहर निकलना और देखना, अपनी दुनिया को चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस हिसाब से तो हमें हमारी ग्रोथ, जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, और हमारी ग्रोथ जो है वो तकरीबन 50% है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर मैं कहूँ तो CAGR, तो वो हम मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा नॉन एयर बिजनेस है, ना सिर्फ एयर, जबकि होटल्स और बाकी जगह स्टे को लेकर लोगों को चिंता है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो डबल डिजिट से ग्रो करेगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, आखिर में मिस्टर पाई, 2022 में वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आपकी नजर बनी रहेगी? कौन से वो सेक्टर्स हैं सर जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से देखने को मिलेगा? टेक कंपनीज बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि वो आप वो बता चुके हैं, हम सब जानते हैं कि आप टेक कंपनीज पर थोड़े से बुलिश हैं। देखिए, पिछले प्रश्न में का उत्तर देना चाहता हूँ पहले। हाँ जी सर। कहा कि ईज ऑफ बिजनेस कैसा था स्टार्टअप्स के लिए। देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि भारत में करीब 67,000 कंप्लायंसेस करना है। मनीष सबरवाल ने लिखा है 67,000 कंप्लायंसेस धंधा करने के लिए। लेकिन भारत सरकार
या राज्य सरकार और किसी को पता नहीं कि कितना कंप्लायंसेस है। जब आपको पता नहीं कि कितना कंप्लायंसेस है और कैसे आप कंप्लाई करेंगे, तो कोई कंप्लाई नहीं कर रहा है। सो ईज ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है भारत में कि ये सब लोग कंप्लाइंस नहीं कर रहे, अच्छा हो गया। और आगे वाले साल में मैं समझता हूँ कि मेटावर्स बहुत हॉट सेक्टर होगा, और उसके बाद में क्रिप्टो एक हॉट सेक्टर होगा क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है, और दूसरी बात है फिनटेक एक हॉट सेक्टर होगा, और तीसरी और बात है कि कंसोलिडेशन होगा, बहुत एक्विजिशन होंगे क्योंकि 2021 में बहुत पैसा आ गया है स्टार्टअप्स पर। उनको आगे बढ़ने के लिए वो भी इन्वेस्ट करेंगे और कंसोलिडेट करेंगे। और लास्टली मेरा ये कहना है कि एक फूड टेक्नोलॉजी फूड टेक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अभी तो कंपनियां हैं, छोटे मोटे कंपनियां, वो आगे जा रहे हैं। तो ये सेक्टर्स में मैं सोचता हूँ कि कुछ हॉट सेक्टर्स होंगे। ठीक है सर, आप जो बोलते हैं वैसे भी सब सुनते हैं सर। और मेरे ख्याल से अब जो शो देख रहा होगा, कोई स्टार्टअप अगर सोच रहा होगा कुछ करने का, तो वो डेफिनेटली इन सेक्टर्स में जरूर शुरुआत करने के बारे में सोचेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए।